हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आप सभी को तो पता ही है कि हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि 2 मिनट में तैयार होने वाला ओट्स हो, दूध के साथ खाए जाने वाला ओरियो हो या वैलेंटाइंस पर पैसे बचाने वाला किटकैट हो। हाँ लोग, हमें पैक्ड फूड्स की तो जैसे लत ही लग गई है। पर क्या आपने कभी ये बात जानने की कोशिश की है कि ये चीजें जो हमारे दुकानों में इतनी इजीली रेडीली अवेलेबल होती है वो आखिरकार बनती कैसे है? क्या बात कर रहे हो? गेट सेट फ्लाई के सब्सक्राइबर हो और नहीं पता? वेल चिलैक्स, डरने की कोनो बात जब गौरव है आपके साथ। आ गया है आपके सामने आपकी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए आपका ये भाई, इंडिया की सबसे बड़ी फूड फैक्ट्रीज का पार्ट नंबर 2 लेकर, जिसमें आपको सब पता चलेगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आखिर बनते कैसे हैं। ब्रेकफास्ट के करारे रस्क से लेकर फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पर खाए जाने वाले लेस तक, जिसमें हम कहते हैं कि हवा ज्यादा भला रहता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में कवर होने वाली है। यहां तक कि मैं रूह अफ़ज़ा, आपने पिया होगा 125 रुपए का रूह अफ़ज़ा आता है, उसके बारे में एक ऐसी खतरनाक फैक्ट बताने वाला हूं जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा। सो बिना समय गवाए लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ फूड फैक्ट्रीज वर्क इन इंडिया पार्ट 2। नंबर 1, किटकैट। पर कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, जिंदगी आपको शायद कुछ हसीन दिखा दे। अब भाई लोग, हम लोग चॉकलेट्स का बात करें और उसमें किटकैट का नाम नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? और हमारी प्यारी प्यारी जिंदगियों को इतने सारे ब्रेक्स देने के कारण इस नेस्ले कंपनी में बनने वाले चॉकलेट की ही लाइफ में ब्रेक नहीं है। खुद ही देख लो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब जैसे कि आप सभी को पता है, इस चॉकलेट में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले आता है इसका फर्स्ट लेयर, जो सबसे क्रिस्पी लेयर होता है, कुरकुरित वेफर वाला लेयर, और फिर आता है दूसरा क्रीमी चॉकलेट वाला लेयर। पर यार, इन सबको तब तक कोई नहीं छूना चाहेगा जब तक इसका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट और असली मेल्टेड चॉकलेट से लबालब भरा हुआ तीसरा लेयर ना हो। शुरुआत में वेफर्स को कुरकुरित बनाने के लिए बेक किया जाता है और उन वेफर्स को ठंडा करने के लिए वर्टिकल कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसे एक ऑटोमेटिक मशीन से जाना पड़ता है जहां पर इन वेफर्स की क्रीम से पुताई होती है, और साथ ही वो मशीन ऐसे 3-3 लेयर्स को एक के ऊपर एक सेट करके उसे आगे के प्रोसेस के लिए भेज देती है, और फिर उन्हें किटकैट बार में कन्वर्ट करने का काम एक रोबोटिक मशीन करती है। और अब फाइनल टच तो भाई लोग चॉकलेट ही देता है, क्योंकि फिर इन बार्स को चॉकलेट सिरप के एक फवारे से नहलाया जाता है, और बस फिर क्या, इन्हें ठंडा करके एक सिल्वर फॉइल में रैप कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें बॉक्सेस में भर के रिटेलर्स तक सप्लाई कर दिया जाता है, और उसके बाद आप इसे खाते हो बड़े चाव से। किटकैट ब्रेक बनता है और घर के बच्चे यानी कि आप, मैं नहीं, अपनी माँ के नाक में दम करके इसे खरीद के लाते हैं। चिप्स के बदले में चॉकलेट ले लेता हूँ। मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 2, ब्रिटानिया रस्क। अब भाई लोग, अगर दिन की शुरुआत ब्रिटानिया रस्क के साथ ना हो तो पूरा दिन कुछ अधूरा सा लगता है ना? बहू, डिनर में क्या बना है? जो आप बनाओगे। साथ देने के लिए हाँ बोल दो यार। पर इस रस्क के पीछे का राज क्या आपको पता है मेरे दोस्त? एक रस्क को एक नहीं बल्कि 2 बार फॉर सम वियर्ड रीजन बेक करना पड़ता है। कंफ्यूज्ड? चलो कोई नहीं, शुरुआत करते हैं इसकी भी राम कहानी। रस्क को बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं को उगाना और हार्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद फैक्ट्री में उसे साफ करके पीसने की प्रोसेस शुरू करी। पीसे हुए आटे को एक मशीन में पानी, यीस्ट, शक्कर और नमक के साथ गूना जाता है, और एक दूसरे मशीन के थ्रू इस गुने हुए आटे के गोलों को बनाया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इन गोलों को ब्रेड्स का शेप यानी कि आकार दिया जाता है। पर अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इस प्रोसेस के खत्म होते ही इस डो को फाइनली बेक करके आगे भेजा जाता है, और ये फर्स्ट
बेक होता है, जैसे हमने कहा था 2 बेक होंगे। उसके बाद उसे ठंडा और रस्की बनाने के लिए पूरे 15 मिनट वैक्यूम चेंबर में रखा जाता है और फिर उसकी स्लाइसिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर स्लाइस होने के बाद ये रस्क फिर से एक बार बेक किए जाते हैं फॉर द सेकंड टाइम। नाउ यू मे आस्क किसे सेकंड टाइम क्यों बेक किया जाता है? तो इसका जवाब है ताकि एकदम कुरकुरित और इसका टेस्ट एकदम करारा हो सके, जो चाय में घुल के मस्त वो फीलिंग दे सके। विकी, तुमने सारे रश खत्म मत करना, कितनी गर्मी है यहाँ। यार रस्क जहाँ फैमिली वहाँ, इससे क्रंची और जूसी रस्क इस दुनिया में कहाँ। नंबर 3, एक बोतल बिस्लरी का दे रे। आया ऊंट है, गधे नहीं। अरे बिस्लरी निकाल, बिस्लरी। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं। तो भाई लोग, शुद्ध पानी के नाम से जाने वाला ये ब्रांड सबसे क्लीन और एडवांस प्रोसेसिंग के लिए भी बिल्कुल मशहूर है। अब यार ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ 3% पानी ही पीने लायक है, यानी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। और इसका ये भी मतलब हुआ कि बाकी के 97% पानी को आप पी नहीं सकते। तो फिर कैसे और कहां से बिस्लरी आखिर पीने के लिए पानी लाता है और पानी लाने के बाद उसे प्रोसेस करके ठीक कैसे बनाता है? बिस्लरी का सारा राज छुपा है उसके इस प्रोसेस में, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग नेचुरल सोर्सेस जैसे ग्राउंड वाटर, नदियां एटसेट्रा से पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर इसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए पानी को लगभग 10 फिल्टर प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। इसका फर्स्ट प्रोसेस होता है ओजोनाइजेशन। इस प्रोसेस के दौरान बैक्टीरिया को कच्चे पानी से हटाया जाता है और फिर उसी पानी को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां उसे सैंड और कार्बन फिल्टर से गुजरना पड़ता है। अब यह फिल्टर पानी में से रेत और दूसरे माइन्यूट पार्टिकल्स को क्लीन कर देता है और फिर इस पानी को एक पाइप के थ्रू एक शेल में पहुंचाया जाता है। यहाँ पर पानी में से सॉल्ट और अननेसेसरी मिनरल्स को हटाया जाता है, जो पानी को अननेसेसरीली हेवी बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर उसके बाद उसे 3 और अलग अलग किस्म के फिल्टर्स का भी सामना करना पड़ता है और लास्ट में आता है दोबारा से रीओजोनाइजेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में पानी में कोई भी बचे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बार फिर से हमेशा के लिए क्लियर आउट हो जाते हैं और फिर इसके बाद आता है लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट प्रोसेस, जिसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। आपने अक्सर देखा ही होगा बिस्लरी की बॉटल्स में लिखा होता है विद एडेड मिनरल्स। तो एडेड मिनरल्स क्या होते हैं भाई? इसी सबसे आखिरी प्रोसेस जिसे मिनरलाइजेशन कहते हैं, उसमें सारे जरूरी मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम डाले जाते हैं, जो उसके पुराने फिल्ट्रेशन प्रोसेस में खत्म हो गए हो। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे भारी तो इनकी पैकेजिंग की टेक्निक होती है, जरा इसे खुद ही देख लो। इसके बाद बॉटल्स में पानी भरने का और बॉटल को कैप लगाने का काम भी एक मशीन ही करती है और फिर इसके बाद बॉटल्स की लेबलिंग की जाती है और इन सारे प्रोसेस से होकर ये बॉटल्स जाती है सीधा कन्वेयर बेल्ट पर, जहां उन्हें एक रोबोटिक मशीन कुछ इस तरह पैक करती है। और फिर उसके बाद ये बाजार में बेचने जाती है और छोटे मोटे होटल वाले जब पानी मांगोगे तो बोलेंगे, ए छोटू जरा बिस्लरी दे रे, पानी नहीं बिस्लरी दे। ये ले थारी बिस्लरी। ये बिस्लरी है? हाँ हाँ बिस्लरी है। नंबर 3। अब भाई लोग, जब बात चिप्स की आती है तो मुझे तो सिर्फ लेज ही नजर आता है। आपको क्या नजर आता है? और इसके इतने सारे फ्लेवर्स को देखकर तो सोने पे सुहागा ही नजर आता है और ये मेरा दावा है कि इसे बनाने का तरीका भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना कि आपको इसका टेस्ट पसंद आता है। सबसे पहले खेतों में से खरीदे हुए आलू को ट्रक के जरिए फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर उन्हें अनलोड करके कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वो एक ऐसे मशीन से गुजरते हैं जो उनके छिलकों को ऑटोमेटिकली ना के बराबर कर देते हैं और फिर उन आलूओं को ठंडे पानी से धोया जाता है और इसके बाद छिले हुए आलू की अलग अलग बैचेस को तैयार किया जाता है और फिर इन बैचेस की जांच होने के बाद इन्हें एक मशीन में डाल दिया जाता है जो इन आलूओं के कागज के जैसे पतले स्लाइस करता है। पर यह प्रोसेस यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि इसके बाद उसमें
मौजूद स्टार्च को निकालने के लिए उन्हें तकरीबन 20 मिनट तक ठंडे पानी में भिगोया जाता है और उसके अंदर के मॉइस्चर को खत्म करने के लिए एयर थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सभी स्लाइसेस को अच्छे से सुखाने के बाद उन्हें 176 से 190 डिग्री के तापमान पर डीप फ्राई किया जाता है और जैसे ही वो गर्म तेल से निकाले जाए उन पर तुरंत नमक छिड़का जाता है। इसके साथ ही फिर इन्हें अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग फ्लेवर्स का छिड़काव किया जाता है इन पर और फिर फाइनली इन्हें पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है जहां इन्हें नाइट्रोजन गैस के साथ पैकेट्स में भरा जाता है ताकि उन वेफर्स की क्रिस्पीनेस और शेप बनी रहे। नंबर 5, रूह अफ़ज़ा। अब भाई लोग, सालों से हर घर में बनने वाला ये शरबत आखिर बनता कैसे है? थोड़ा फिक्स है, थोड़ा मिक्स है, थोड़ा स्वीट है, थोड़ा स्पाइस, थोड़ा ईस्ट है, थोड़ा वेस्ट है। It's time to break the ice. अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसकी एडवर्टाइजमेंट को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है तो आप क्या कहोगे? तो चलो ये क्यूरियोसिटी का पिटारा आखिर खोल ही देते हैं। दरअसल रूह अफ़ज़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज एक ऐसा सिरप बनाती है जिसमें ढेर सारे फ्लेवर्स का मजा आपको एक ही साथ मिल जाए। शुरुआत होती है एक कंटेनर में चीनी और पानी को 115 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में उबालने से और इस प्रोसेस के दौरान एक दूसरे कंटेनर में पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस को मिक्स किया जाता है और फिर इन दोनों जूसेस को शुगर सिरप के कंटेनर में मिलाया जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे कंटेनर में रोज पेटल्स, पुदीना और पालक को भी बॉईल किया जाता है और फिर इस कंटेनर को टाइट सील करके उसकी भाप को पाइप के थ्रू शुगर सिरप के कंटेनर में पहुंचाया जाता है। और क्यों, यू मे आस्क, ताकि उसमें पालक और पुदीने की खुशबू तो आए मगर उसकी कड़वाहट ना आए और फिर उसमें रेड फूड कलर को मिक्स किया जाता है जो इसे इसका ट्रेडिशनल लाल रंग देता है। सो हो गया हमारा शाही सिरप तैयार। अब बात आती है इसके पैकेजिंग की। पैकेजिंग की बात करें तो रूह अफ़ज़ा भरने के लिए बॉटल्स को सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है और एक मशीन इसमें सिरप भरने का काम कर देती है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1 मिनट में ये मशीन 265 बॉटल्स को भर सकती है जिन्हें फिर कैप्स और लेबल्स लगाकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 6, ओट्स। अब भाई लोग, हम लोग तो रोज सुबह 2 रोटी और माँ की गालियां खाकर काम के लिए निकलते हैं। लेकिन कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग, मॉडर्न लोग तो रोज नाश्ते में ओट्स खाए बिना नहीं निकलते। ये ओट्स सिर्फ एक ही चीज से बनते हैं जो है ओट ग्रेन्स और ये ग्रेन्स जितने ज्यादा पतले हो उतना ही ज्यादा वो पोषक होते हैं यानी न्यूट्रिशियस। सबसे पहले इन ओट ग्रेन्स को चाटा जाता है, मेरा मतलब है छाटा जाता है, जहां उसके ऊपर का कलर जल्द से जल्द निकाला जाता है और फिर वहां से उसे फैक्ट्री में लाया जाता है जहां उसके ऊपर का कवर जल्द से जल्द निकाला जाता है और फिर इसे बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है इसके क्लीनिंग से, जिसके लिए इन्हें हाई इंटेंसिटी के पानी के फव्वारे के नीचे से धोया जाता है और फिर उन ओट्स को बड़े स्टीमर में रखा जाता है ताकि उनके अंदर का मॉइस्चर बना रहे। स्टीमिंग के बाद उन्हें धारदार नाइफ के ब्लेड से कट किया जाता है, लेकिन अब भी इन्हीं ओट्स में बहुत ही ज्यादा ऑयल होता है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए उन्हें फिर हल्का फुल्का और डाइजेस्टिव बनाने के लिए स्टीम्ड ओट्स को एक मशीन से गुजरना पड़ता है जो उनके अंदर के ऑयल के पार्टिकल्स को खत्म कर देती है और फिर आती है इन्हें रोस्ट करने की बारी, जहां इन्हें एक बड़े से रोस्टर मशीन में डाला जाता है और फिर इस मशीन से बाहर आते ही होती है इनकी लैब टेस्टिंग और टेस्टिंग के खत्म होते ही ओट्स की पैकेजिंग जल्द से जल्द शुरू हो जाती है ताकि उसमें की पौष्टिकता कम ना हो। और इसीलिए भाई एंड बहन्स, आपको हल्का फुल्का बनाने वाले ओट्स को बनाना एक बहुत ही भारी काम है। नंबर 7, ओरियो बिस्कुट। अब भाई लोग, इतिहास गवाह है, जिस किसी को भी गौरव ने पूछा कि भाई आपको ओरियो पसंद है, Very funny. उसने हमेशा जवाब हाँ ही दिया है। इस ब्रांड ने तो जैसे मार्केट में आते ही बाकी के क्रीम बिस्कुट्स की जैसे बत्ती ही गुल कर दी। Shut the front door. और यारो, इन्होंने बच्चों के साथ बड़ों को भी बच्चा बना दिया। अब आप लोगों को तो पता नहीं, बट यार मुझे तो ओरियो पर्सनली बहुत ही पसंद है। हाँ, हम पार्ले जी से तो खुश थे ही, लेकिन ओरियो ने तो खुशम खुश कर दिया।
अब शुरुआत में एक ब्लेंडर में शक्कर और 2 अलग तरह के कोको पाउडर का मिक्सचर बनाया जाता है, जिससे बहुत ही अनोखा और बाकी सारे बिस्किट से अलग टेस्ट और कलर देता है। और फिर इस मिक्सचर में कलर और इनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और फिर आता है मैदा और फिर इस मिक्सचर को इस तरह गुना जाता है कि ये आटे जैसा लगने लगे और फिर इसी आटे को मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जहां तकरीबन एक मशीन में एक टाइम पर 5000 चॉकलेट बिस्किट्स बनाई जाती है। पर यहां पर प्रोसेस खत्म नहीं होता है मेरे दोस्त। इन बिस्किट्स को बेक करने के लिए, जिसके लिए इन्हें गैस ओवन से होकर गुजरना पड़ता है और फिर इन बिस्किट्स पर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से वेनिला क्रीम लगाया जाता है और फिर दूसरी मशीन इनके ऊपर एक और एक बिस्किट की परत लगा देती है। फिर क्या हो गया, हमारा ओरियो बिस्किट तैयार और फिर इसे इसके कपड़ों में यानी इसके पैकेट में पैक करके भेजा जाता है शॉप्स में, जहां से फिर इसे देखकर लूट मचती है। ट्विस्ट करो, लीक करो, डिप करो और फिर खा लो। इसी के साथ होती है हमारी आज की ये वीडियो खत्म, लेकिन जाने से पहले हमें ये बताना कि इन सारे प्रोडक्ट्स में से आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं पता थी। कमेंट डाउन बिलो और एक लाइक जरूर ठोकना अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो। मेरे चैनल गेट सेट लाइफ फैक्ट को भी सब्सक्राइब करो और दबाओ नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सको। See you in another fact-filled, fun-filled episode. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.